लिखो लास्ट टॉपिक। हाँ जी, लेसन का लास्ट टॉपिक है नंबर 6। लेसन जो चल रहा है उसका लास्ट टॉपिक है अल्टर। और जहाँ पे ये टॉपिक खत्म होगा ना, वहाँ पे 7वां लेसन 7th लेसन प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट शुरू होगा। जहाँ ये खत्म होगा वहाँ से वो शुरू होगा। लिखो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अल्टरनेटिव करंट जनरेटर। जनरेटर वही जो अपने डेली लाइफ में लाइट जाने के बाद इसको ऑन करते हैं, चलाते हैं ना, वही। चेक करना इसमें ओके है क्या, जल्दी वीडियो वगैरह सारा ओके पूरा आ रहा है। शॉर्ट में बोलते हैं इसको क्या, एसी जनरेटर। क्या बोलते हैं? लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अल्टरनेटिव करंट जनरेटर। जनरेटर बोलते हैं ना कि लाइट चलेगी जनरेटर ऑन कर दो, तो वही है एसी जनरेटर। एसी प्रत्यावर्ती क्यों बोलते हैं, ये लास्ट जब टॉपिक खत्म होगा तो समझ आ जाएगी। प्रत्यावर्ती, वैसे प्रत्यावर्ती शब्द अल्टरनेटिव का मतलब होता है अल्टरनेटिव, एक चीज को बार बार दोहराना, एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद, इसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती। प्रति मतलब बार बार, आवर्ती मतलब दोहराना, बार बार दोहराना किस चीज़ को। कैसे दोहराएंगे वो देखते हैं अभी। सबसे पहले लिखो इसका सिद्धांत। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिलिंग द ब्लैंक्स में सीधा क्वेश्चन आ सकता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र आधारित है तो किस पे लिखोगे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर। लिखो इसमें प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कॉमा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र विद्युत चुंबकीय, इसको अंडरलाइन करो, ये बात भूल जाओगे तुम लोग। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं इसको। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कॉमा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको डबल अंडरलाइन कर लो। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उसको अलग कलर से अंडरलाइन कर लिया तो समझ आ जाएगा। पेपर में क्या होता है, हम थ्योरी को पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, वो चीज़ें मेन चीज़ याद रहती नहीं है। सीक्वेंस से पढ़ लिए पूरी चीज़, कहाँ याद रहेगी फिर वो चीज़, एक चीज़ छोटे से। हो गया सिद्धांत। इसके बाद लिखो बनावट। बनावट आपने इसकी बुक से बनानी है, बुक में इसका डायग्राम दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे है। इस तरह से आपके पास एक N ध्रुव है यहाँ पर, यहाँ आपके पास कौन सा ध्रुव है दूसरा चुंबक का? S ध्रुव है। ओके है जी। चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा? N से S की ओर। इसमें एक आयताकार कुंडली, एक एल्यूमिनियम का फ्रेम या सीधा फ्रेम होता है, उसके ऊपर तांबे के तार लपेट देते हैं, वो एक कुंडली बन जाती है एक तरीके से। और उस कुंडली को एक शाफ्ट के अंदर, शाफ्ट क्या होती है जिसके एक्सल बोलते हैं ना, एक्सल, ये चक्का घूमता है तो किस पे घूमता है? दूरी पे, एक्सल पे। तो उस एक्सल के अंदर इसको डाल देंगे, ये एक्सल है और ये ओमेगा कोणीय वेग से इसमें घूमेगी। इस एक्सल का संबंध आगे बाह्य परिपथ में लोड से कर देंगे। किससे कर देंगे? लोड। लोड क्या होता है? जैसे कि मान लो लाइट चलेगी, आपने जनरेटर ऑन किया, तो जनरेटर की वायर आपने कहीं ना कहीं लाके जोड़ी तो होगी, जनरेटर की वायर को कहीं ना कहीं कनेक्ट तो किया होगा। जिस जगह वो कनेक्ट हुआ है उसके बाद वो जो आगे लाइट जा रही है, चाहे वो लाइट पंखे में जा रही है, चाहे वो लाइट फ्रिज में जा रही है, चाहे वो लाइट आपके पास एसी में जा रही है, वो जो इक्विपमेंट चल रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, वो क्या है? लोड होता है। वो क्या होता है? तो इससे आगे जो धारा जा रही है, जिस भी उपकरण में जा रही है, उसे क्या बोलते हैं? लोड बोलते हैं। अब ये इस तरह से एक कुंडली है, जैसे मेरा हाथ है, ये कुंडली का फ्रंट है सामने, ये इसकी बैक साइड है। कुंडली इसमें ऐसे घूमेगी इस तरह से, फिर इस तरह से पूरा एक चक्कर लगाएगी। समझ आ रही बात? बोलो। चुंबकीय क्षेत्र दिशा कैसे है? N से, और ये कुंडली का क्षेत्रफल सदिश होगा। ये कुंडली का क्या होगा? अभी कुंडली का क्षेत्रफल सदिश इस चुंबकीय क्षेत्र के क्या है? लंबवत। अब किसी कोण पे आ गया, अब कोई कोण बनेगा यहाँ से, अब क्या हो गया?
समांतर, अब क्या हो गया लंबवत, उसके बाद फिर घूमेगा इधर प्रति समांतर, फिर हाथ घूम के आएगा, तो कभी लंबवत कभी समांतर कभी थीटा 30 पे 60 पे अलग अलग कोण पे जाएगा। उस कोण के अनुसार अलग अलग फ्लक्स इससे गुजरेगा। जो फ्लक्स गुजरेगा फैराडे का नियम क्या कहता है, फैराडे के नियम में क्या कहता है बुलाओ, कि जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है परिवर्तन, तो उस कुंडली के सिरों पे क्या उत्पन्न होता है विद्युत वाहक बल, जिसे क्या बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। और वो प्रेरित विद्युत वाहक बल इस परिपथ में प्रवाहित होगा धारा के रूप में, उसे क्या बोलेंगे प्रेरित धारा। ये कॉन्सेप्ट है इसका। डायग्राम बना लोगे बुक से, इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, ये रहा देना। ये डायग्राम है आपका, पेज नंबर है 168, बना लोगे ना ये वाला डायग्राम है पेज नंबर 168, कर लोगे। डायग्राम की जगह छोड़ के इतनी आगे थ्योरी लिखो, डायग्राम की जगह छोड़ के थ्योरी लिखो फटाफट से। चित्रानुसार दो प्रबल चुंबकीय ध्रुव खंडों के मध्य, दो प्रबल चुंबकीय ध्रुव खंडों के मध्य एक तांबे के तार से निर्मित कुंडली, दो प्रबल चुंबकीय ध्रुव खंडों के मध्य एक तांबे के तार से निर्मित कुंडली रखी गई है जिसे आर्मेचर कहते हैं। न्यू लाइन से, इस आर्मेचर को किसी शाफ्ट क्या होगी धातु की एक छड़ होगी, धातु की क्या होगी एक छड़। इस आर्मेचर को किसी शाफ्ट पर फिक्स करके आर्मेचर पर नियत करके इसके अंतिम सिरों को, इस आर्मेचर को किसी शाफ्ट पर नियत करके, नियत का मतलब उसमें फिक्स कर दिया, ठीक है, नियत करके इसके अंतिम सिरों को बाह्य परिपथ में लोड के साथ जोड़ दिया जाता है, बाह्य परिपथ में लोड के साथ जोड़ दिया जाता है, LOAD लोड के साथ जोड़ दिया जाता है। हो गया जी, ये इसकी सिंपल सी बनावट है। दो चुंबकीय ध्रुव खंड है, उसमें एक आर्मेचर रख दिया यानी कुंडली रख दी, उस आर्मेचर को हमने किस पे फिक्स कर दिया है शाफ्ट पे। नेक्स्ट लिखो वर्किंग क्रियाविधि। वर्किंग क्रियाविधि तो भाई ये बार बार फ्लक्स में परिवर्तन वगैरह होना है, वही आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो फैराडे का निष्कर्ष है वो पूरे लेसन में चलेगा बार बार। तो एक दो लाइनें लिख लीजिए इसमें फटाफट से। जब शाफ्ट की सहायता से आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में, जब शाफ्ट की सहायता से आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करवाई जाती है, आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करवाई जाती है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कॉमा आर्मेचर के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। आर्मेचर के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। आर्मेचर के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और यह विद्युत वाहक बल ही बाह्य परिपथ में प्रेरित धारा के रूप में प्रवाहित होता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल ही बाह्य परिपथ में प्रेरित धारा के रूप में प्रवाहित होता है। फैराडे के नियम से इधर ध्यान दो, थोड़ा छोटा सा डेरिवेशन है, समझ लीजिए। विद्युत वाहक बल कितना होता है? डी फाइव बी अपॉन होता है। और फाइव बी की वैल्यू क्या होती है? बी वेक्टर डॉट बी। ए तब होता है जब हमें मैक्सिमम फ्लक्स लेना होता है। मैक्सिमम फ्लक्स होता है जब क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। अब यहाँ पे हमेशा समांतर तो नहीं रहेगा, या रहेगा? कभी लंबवत, कभी समांतर, कभी थीटा कोण पे, तो क्या लगा दिया? डॉट। जैसे ही डॉट ओपन करोगे क्या आ जाएगा? बी ए। इतना समझ आ गया? डॉट प्रोडक्ट ओपन करोगे तो क्या आएगा? कोस थीटा। आपने पढ़ा हुआ है 11वीं क्लास में, वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा, पढ़ा हुआ है सभी ने। लेकिन क्या यहाँ पे रेखीय गति हो रही है? कौन सी गति हो रही है बताओ? यहाँ पर आर्मेचर रेखीय गति कर रहा है क्या? सीधी रेखा में चल रहा है, घूम रहा है, कोणीय गति है। तो कोणीय गति है तो फिर यहाँ पे कौन सा विस्थापन आएगा? और कोणीय विस्थापन है तो वेग भी कौन सा होगा? कोणीय वेग को किससे लिखते हैं? कोणीय विस्थापन को, समय को। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? अब क्वेश्चन ये बन सकता है सर आप थीटा की वैल्यू क्यों पुट कर रहे हैं? थीटा की वैल्यू इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि थीटा यहाँ पे नियत नहीं है। समय के साथ साथ कुंडली का क्षेत्रफल सदिश जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ अलग अलग कोण बनाएगा, अलग अलग कोण बनाएगा। थीटा यहाँ पे नियत, वो थीटा समय के साथ बदल रहा है तो समय की वैल्यू आनी चाहिए। तो समय की वैल्यू आ गई तो कितना बना? बी और ए तो बाहर आ जाएगा, बी और ए तो क्या आ जाएगा? क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। क्या बचा? डी बटा डी टी। थीटा की वैल्यू पुट कर दो, कोस ओमेगा टी। बोलो इतना समझ आ गया? कोस एक्स का हमें अवकलन करना आता है। वैसे कोस का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है? यहाँ पे टी के सापेक्ष है तो कोस ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। अब या तो माइनस को लास्ट में छोड़ दें, लिख देंगे कि यहाँ माइनस साइन किसको बता रहा है? प्रेरित विद्युत वाहक बल को। किसको बता रहा है? तो प्रेरित के लिए माइनस छोड़ दो। अगर माइनस नहीं छोड़ना, आपने डेरिवेशन को प्लस ही रखना है, तो आप यहाँ पे माइनस साइन भी यूज कर लो। क्यों? साथ में लिख देना लेंज व फैराडे के नियम से। तो अगर माइनस लिख रहे हो तब तो लेंज का नियम लिख देना, और नहीं लिख रहे तो फैराडे के नियम से लिख के छोड़ दो, लास्ट में लिख देना यहाँ माइनस साइन किसको बताता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल को। क्योंकि डेरिवेशन जब करते हैं तो या न्यूमेरिकल जब करते हैं तो हमें आंकिक मान पे ध्यान देना होता है। माइनस साइन तो किसको बताता है? या तो दिशा को, या किसको? फिजिक्स में माइनस साइन दो चीज़ों को बताता है, या तो दिशा को, दिशा विपरीत है, सिंपल सी बात है, इसकी दिशा प्रेरित है तो ये विपरीत होगी मुख्य के। और किसको बताता है नेगेटिव साइन? आकर्षण बल को। किसको बताता है? फिजिक्स में ऋणात्मक चिन्ह दो ही चीज़ों को बताता है। किस किस को? आकर्षण बल को, या तो वहाँ माइनस आएगा या फिर दिशा को। ठीक है, अब इसका करना है हमें अवकलन। बताइए अवकलन। अच्छे से आपने सीखा हुआ है। माइनस बी ए तो आ गया, कोस का अवकलन माइनस साइन ओमेगा टी। ओके है, बोलो जी।
और टी का टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ओमेगा टी का करेंगे तो टी का टी के सापेक्ष 1 हो जाएगा, गुणा में क्या बचेगा, ओमेगा। क्या बचेगा? वैसे एक नियम भी बताया होगा शायद 11वीं क्लास में आप लोगों को किसी टीचर ने पढ़ाया है कि जो टी का या एक्स का गुणांक होता है वो अवकलन में गुणा में आता है और समाकलन में भाग में आता है। पढ़ा हुआ है? दोबारा सुन लो। साइन एक्स, अगर ये कोस एक्स है, कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, जो कोण यहाँ पे है वही कोण यहाँ पे आएगा। अब इसका करना है ओमेगा टी का। होता कैसे देखो, ऐसे होता है, पहले इसका करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, अब किसका करेंगे, ओमेगा टी का। तो ओमेगा का तो होगा नहीं, कांस्टेंट है, और टी का टी के सापेक्ष 1, कितना आंसर आया, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा आ गया। इसका मतलब सिंपल सा रूल हो गया कि कोस एक्स का तो हो गया क्या, माइनस साइन एक्स, और जो टी के गुणा में उसका गुणांक है कोफिशिएंट, वो कहाँ पे आ गया, गुणा में। अवकलन में गुणांक हमेशा गुणा में आता है और समाकलन में, इंटीग्रेशन में भागफल में आता है। समझ आ गया? बोलो जी। अब इसको सोल्व करो, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा बी ए ओमेगा, ये वाला गुणा हो गया, साथ में क्या आ गया, साइन ओमेगा टी। बोलो यहाँ तक समझ आ गया क्या? यहाँ तक करो पहले जल्दी से, यहाँ तक समझ आ गया ना सबको? करो जल्दी से यहाँ तक। अब कल 15 अगस्त को ले जाना। आगे लिखो इसी में, यदि फेरों की संख्या, यदि फेरों की संख्या कैपिटल एन हो, यदि फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो बताओ क्या फर्क हो जाएगा सूत्र में, एन गुना हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये जो एन बी ए ओमेगा है, अपने इसको ई एम सपोज कर लेंगे। ई मतलब विद्युत भागबल, एम मतलब अधिकतम मैक्सिमम, और साथ में क्या आ जाएगा, क्योंकि ये एन बी ए ओमेगा सारा कांस्टेंट वैल्यू है, ये सारा का सारा मान किस पे डिपेंड करता है, साइन पर, क्योंकि यहाँ पे टी बदलेगा तो साइन बदल जाएगा और साइन बदलेगा तो वैल्यू बदल जाएगी। तो इस पूरी वैल्यू को मैंने क्या मान लिया यहाँ पे, यहाँ ई एम एन बी ए ओमेगा प्रेरित विद्युत वाहक बल का क्या है, अधिकतम मान है। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है, अब क्वेश्चन एग्जाम में उठाता भी इसी जगह से जहां से पता ही ना लगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान होता है एन बी ए ओमेगा माइनस एन बी ए ओमेगा, कुछ अपॉन में लिख दिया, कुछ मल्टीप्लाई में लिख दिया, तो अधिकतम मान कितना होता है, एन बी ए ओमेगा। और एन के लिए भी फिर वो गेम खेल जाएगा, हो सकता है एन की वैल्यू लिख दे, यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या 1 है तब प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम मान है, तो क्या हो जाएगा, बी ए ओमेगा। हमारे माइंड में क्या चल रहा होगा, एन बी ए ओमेगा, लेकिन एन का मान तो कितना कर दिया, 1। समझ आ गया क्या सबको? क्या समझ आया? प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान कितना, और एक फेरे के लिए, इसके बाद अभी करना मत, एक बार और देखो, ओम के नियम से धारा कितनी होती है, ओम के नियम से धारा I बराबर, तो यहां से देखो I की जगह तो आ जाएगा I प्रेरित, R की जगह उस परिपथ का प्रतिरोध R ही रहेगा, और V की जगह आ जाएगा E प्रेरित विद्युत वाहक बल। V की जगह क्या आ जाएगा, लिखो मत पहले, बाद में लिख लेना, टाइम मिल जाएगा आपको, साथ साथ लिखोगे समझ नहीं आएगा। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, समीकरण 2 से मान रखो इसका, ई एम कहाँ से रख दिया, बाय 2। समझ आया? ध्यान से देखो इस चीज को, बताओ क्या है,
अरे भाई विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध क्या होता है? ये क्या है? वोल्टेज विद्युत वाहक बल बटे क्या है? ये किसके बराबर होता है? तो ये क्या है? विद्युत वाहक बल। ये क्या है? प्रतिरोध। तो विद्युत वाहक बल वोल्टेज बटे प्रतिरोध क्या होता है? धारा। क्या होता है? समझ नहीं आ रहा क्या? ये सामने क्या लिखा हुआ है? ई बटा आर विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध किसके बराबर होता है? ये रहा लिखा हुआ है ना। तो ये भी क्या है? विद्युत वाहक बल। ये क्या है? विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत वाहक बल कौन सा है? अधिकतम। तो धारा भी। बस समझ आ गया? बोलो जी। करो। अधिकतम मान के कुछ और नाम भी होते हैं, ध्यान रखना। अधिकतम मान को क्या बोलते हैं? शिखर मान। इसी को क्या बोलते हैं? चरम मान। मैक्सिमम वैल्यू के नाम है ये। अधिकतम मान का नाम है शिखर मान, इसी का नाम क्या है? चरम मान। तो यहाँ पर भी लिखे हैं। ये समीकरण आ गया होगा, बस करो यहाँ तक जल्दी से। तुम में से कई सो रहे हो गए ना, उनको जगा रहे हैं। हो गया पूरा ये? ओ मार्कर देना वहां से, मैंने ये लगा लिया, मार्कर देना। इसके बाद है ना 2 या 3 लाइन छोड़ो, लिखना है इसके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ग्राफ बनवा रहा हूँ इसका। वो ग्राफ आपके ना आपको बनाना नहीं है। कितनी लाइन छोड़ोगे? 2 या 3 लाइन छोड़ देना। अब ये लेसन यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ से 7वां शुरू होगा। ये ग्राफ 7वें में भी जाएगा। इसके अंदर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो वैसे, क्योंकि लास्ट में टॉपिक पूरा आता है 4 नंबर का इस लेसन से, तो फिर तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। इधर ध्यान दो पहले। विद्युत वाहक बल जो प्रेरित है उसका समीकरण कितना है? E बराबर EM साइन ओमेगा टी है। और जो धारा है प्रेरित उसका समीकरण कितना है? I बराबर IM साइन ओमेगा टी। ठीक है। इसी का नाम है 7वें लेसन में प्रत्यावर्ती धारा। वो प्रत्यावर्ती क्यों बोल रहे हैं उसी को समझा रहा हूँ कि प्रत्यावर्ती बोलते क्यों हैं। तो मैं इसका पहले ना ग्राफ बनाते हैं। अब इसका जो ग्राफ बनेगा वही ग्राफ इसका बनेगा, क्योंकि इसमें भी साइन है और इसमें भी साइन। तो इसका बनाते हैं क्योंकि ये हमारा टॉपिक है। इसका बाद में बन जाएगा ऑटोमेटिक। यदि t बराबर 0, समय की वैल्यू 0 हो तो बाय 1, देन बाय 1। ध्यान से सुनते रहना कैसे होता है। I बराबर IM साइन ओमेगा इंटू 0। टी की वैल्यू कितनी पुट कर दी? 0 को गुणा करेंगे तो साइन 0 बन जाएगा। और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। 0 इंटू IM, ये समझ आ गया जी? ठीक है। आपके पास 0 से लेकर कुल समय अंतराल t होता है, जिसे क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। क्या बोलते हैं इसे? इसे 5 भागों में डिवाइड करेंगे। 0, t/4, t/2, 3t/4 एंड t/2 और t। अब कहोगे सर जी बाकी भाग भी कर सकते हैं, लेकिन उस समय आपको 0, t/4, t/2, 3t/4 और t कर दिया। बोलो जी। 0 25%, 50%, 75% और 100%। 100 एक चक्कर में लगा समय, आवर्तकाल होता है। अब सर जी बाकी वैल्यू बाकी भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी पे जो साइन के मान है वो आपको ज्ञात नहीं है, वो टेबल में देखने पड़ेंगे। जैसे साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2। पता है ना सारे मान। बाकी मान क्यों टेबल 10वीं क्लास में पढ़े हुए, टेस्ट करते रहते हैं हमेशा। बाकी जो मान है वो देखने पड़ेंगे, वो टेबल से मिल जाएंगे। और आपको पता है साइन कैसा फलन होता है?
साइन और कोस दोनों सतत फलन होते हैं। सतत का मतलब जानते हो? सारे मान मिलते हैं 0 से 360 के बीच में सारे मान देगा ये। 0 डिग्री पे देगा तो 0.1 डिग्री पे भी है, 0.2 डिग्री पे भी है। यहाँ पे टी का मान पुट करते हो सारे मान आते रहेंगे, लेकिन इतनी छोटी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमें करने पड़ेंगे टेबल से, और टेबल हमारे पास है नहीं, इसलिए एक बार ये कर रहे हैं। अब देखो आगे, यदि t बराबर कितना हो, t/4, तो बाय 1, देन बाय 1 पुट करना, i बराबर im साइन ओमेगा t/4 कर दिया जी पुट। अब ये सॉल्व हो सकता है? बोलो, नहीं हो रहा। ओमेगा की वैल्यू पता है क्या होती है? 2π/t होती है क्या? पड़ी हुई है। t से t, 2 से 4, कितने पर? कितना बचा? साइन π/2। साइन π/2 का मीनिंग साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 इंटू im, 1 इंटू im। यहाँ तक समझ आ गया? दो मान आगे। तीसरा, यदि t बराबर t/2, तो बाय 1 करो, i बराबर im साइन ओमेगा की वैल्यू 2π/t, ये पता ही है। t की वैल्यू कितनी है? t/2, 2 से 2, t से t, क्या बचा? साइन पाई, और आपको पता है साइन पाई की वैल्यू 0। साइन में कोई भी पाई आ जाए, साइन में साइन पाई, 2π, 3π, 4π, 6π, 7, विषम और सम, ओड और इवन, कोई भी पाई आए उसकी वैल्यू हमेशा 0। तो साइन 0 की पाई की वैल्यू 0, 0 इंटू im। चौथी वैल्यू, यदि t बराबर 3t/4, देन बाय 1 पुट करो, i बराबर im ओमेगा की वैल्यू इनटू में 3t/4, t से t, 2 से ये कैंसल, कितना बचा? 3π/2। ये आपको पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, पेपर में सिर्फ ग्राफ बनाना सीखना है, ग्राफ कैसे बनता है वो सिखा रहा हूँ आपको मैं। साइन 3π/2 का मतलब है साइन 270, और साइन 270 की वैल्यू होती है -1। कितनी? माइनस इंटू im। बोलो, इतना समझ आ गया क्या? ये मैंने लिख दिया, साइन 3π/2 की वैल्यू होती है -1। यहाँ तक समझ आ गई सारी बातें? बोलो भी। ये करो पहले, कौन सा ओमेगा का मान बताऊं? आपने ये पढ़ा है, ओमेगा बराबर 2πn, पढ़ा है ना? अच्छा, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या होती है? 1/आवर्तकाल, बन गया 2π/t। देखो भाई, ओमेगा बराबर 2πn पढ़ा है, आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के उल्टे, तो n की जगह 1/t रख दूं तो कितना बन गया? बराबर ओमेगा बराबर 2π/t। समझ आ गया? आगे देखिए, लिखो लास्ट 5th केस, यदि t बराबर कैपिटल T, यदि t बराबर कैपिटल T, अपने आप पुट करके देखना क्या बन रहा है। ओमेगा की वैल्यू 2π/t इंटू टी, कट जाएगा, क्या बचा? साइन 2π, और साइन 2π की वैल्यू, तो आई प्रेत कितना आ गया? 0। समझ आ गया जी? कर लोगे? कर लो इसको जल्दी से।
साइन 2/0 होता है, 0 इंटू आई एम 0 हो गया। कर लिया जी। ये सभी जगह आई प्रेरित है, ध्यान रखना। करें आगे। कितना रहेगा अमन? हो गया। इधर ध्यान दो, एक छोटी सी टेबल बना सकते हैं। इधर ध्यान दो बेटा, टी के मान, आई प्रेरित के मान और आई प्रेरित को देखकर ई प्रेरित के मान भी लिख सकते हैं। टी का मान 0, टी का मान t/4, टी का मान t/2, 3t/4 और लास्ट में t। यही थे। इधर ध्यान दो, जब t का मान 0 था तो आई प्रेरित 0, t/4 पे आई एम, t/2 पे फिर माइनस आई एम और फिर ये तो है इसके। अब सेम ही मान इसके भी होंगे, बस इसमें आई की जगह क्या आएगा? ई है साइन ही, तो जब 0 होगा तो इसमें 0 ही आएगा। आई की जगह 0 माइनस आई एम की जगह, समझ आ रहा है क्या? और लास्ट में बोलो ये ओके है क्या? अब इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ग्राफ बन जाएगा। देखो यहाँ पर ले लिया है मैंने t सेकंड में, ठीक है जी। जो आपकी y अक्ष है उस पे हमने ले लिया है E प्रेरित वोल्ट में, व I प्रेरित किस में? एम्पियर में। दोनों चीज़ें एक साथ है। अब I प्रेरित का अधिकतम मान कितना है? IM। और नेगेटिव में अधिकतम मान कितना है? E प्रेरित का अधिकतम मान EM और माइनस में अधिकतम मान कितना है? इतना समझ आ गया? बोलो जी। अब आप लोगों को वैल्यू पुट करनी है सिर्फ। सबसे पहले आई वाले करते हैं। जब टी का मान यहाँ पे रख दो 0, यहाँ पे क्या मान लो? t/4, यहाँ पे क्या मान लो? यहाँ पे और यहाँ पे। जब t का मान 0 है तो धारा भी, पहला पॉइंट देखो यहाँ पे, जब t का मान t/4 है तो धारा का मान im। दूसरा पॉइंट t/2 पे, 3t/4 पे यहाँ आ जाएगा और t पे, इनको मिला दो। मिला दिया? बोलो जी। तो देखो सारे पॉइंट्स हमने मिलाए हैं, इसका मतलब इन मानों के अलावा बाकी भी तो मान मिलेंगे। अगर यहाँ लंब डालोगे तो बाकी मान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो बताओ साइन कैसा फलन हुआ? सतत हुआ। अगर ये सतत नहीं होता, टूटा हुआ होता ना, तो फिर ऐसा नहीं बनता, ये ऐसे बनता, यूं। समझ आया क्या? तो ये तो किसका ग्राफ बना है? आई प्रेरित बराबर आई एम। ये समझ आ गया? अच्छा, अगर मैं यही बिंदु इनके लिए लगाऊं इस विद्युत वाहकबल का, पहला बिंदु यही आएगा, दूसरा बिंदु यहाँ आएगा इससे ऊपर, तीसरा बिंदु ये आएगा, चौथा बिंदु यहाँ आएगा, पांचवा बिंदु यही आएगा। ओके है जी। अच्छा, विद्युत वाहकबल की वैल्यू ज़्यादा, धारा की वैल्यू कम क्यों आ रही है? क्योंकि धारा का मान क्या था? आई एम बराबर EM बटा R। विद्युत वाहकबल में प्रतिरोध का भाग देंगे तो धारा आएगी, तो भाग देने से वैल्यू कम आती है ज़्यादा, तो धारा कम रहेगी और विद्युत वाहकबल हमेशा। ग्राफ सेम ही बनेगा, बस थोड़ा सा ऊपर बनेगा, थोड़ा सा। समझ आ गया?
बोलो जी ओके है क्या? अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, इस समय अंतराल टी के बाद ये वापस ग्राफ कैसे स्टार्ट होगा? सेम ऐसे ही, मतलब एक निश्चित समय अंतराल कैपिटल टी के बाद ये बार बार इसी चीज को दोहराता रहेगा, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? प्रति आवर्ती, प्रत्यावर्ती। समझ आया क्या? विद्युत वाहक बल और धारा दोनों ही एक निश्चित समय अंतराल कैपिटल टी के बाद अपने इसी मान और इसी दिशा को बार बार दोहराएंगे, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल और प्रत्यावर्ती धारा। और यही आपका ग्राफ स्टार्ट होगा कौन से लेसन में? 7th में। और 7th का नाम भी क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। तो पहले वहां लिखो, वो जो लाइन छोड़ी थी वहां लिखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा एक निश्चित समय अंतराल, प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने उसी मान व दिशा को, प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसी मान व दिशा को बार बार दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। उसी मान व उसी दिशा को बार बार दोहराते हैं, इसलिए इसे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, इसलिए इसे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल व प्रत्यावर्ती धारा भी कहा जाता है, इसलिए इसे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल व प्रत्यावर्ती धारा भी कहा जाता है। अब आपसे वाइवा में पूछ ले कि हमारे घरों में जो धारा आ रही है, जो जनरेटर से धारा बन रही है, उसे प्रत्यावर्ती क्यों बोलते हैं? तो क्या बोलोगे? कि ये अपने एक निश्चित समय के बाद उसी मान और उस दिशा को बार बार, इसलिए क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। अब घरों में जो पावर सप्लाई आ रही है ये भी कैसी है? प्रत्यावर्ती, प्लस माइनस, फिर आगे प्लस माइनस। समझ आ गया? इसकी आवृत्ति कितनी होती है? जो हमारे घरों में धारा उत्पन्न होती है वो 220 वोल्ट होती है, उसके अधिकतम मान होता है उसका 220 वोल्ट, एवरेज मान से बोलते हैं, औसत मान आएगा 7वें लेसन में। आवृत्ति 50 हर्ट्ज। कितनी? आप अपने मोबाइल के उपकरण के जो डब्बा आता है ना, बॉक्स आता है, उस पे चार्जर पे जो लिखा होता है वहां पर देखना, लिखा होता है ऐसे लिखा होगा HZ 50 हर्ट्ज, यानी उसकी आवृत्ति कितनी है? यानी वो जो उपकरण काम कर रहा है, वो जो घर में सप्लाई आ रही है 50 हर्ट्ज पे काम कर रहा है वो उपकरण। समझ आ गई बात क्या? तो ये 1 सेकंड में 50 बार कंपन करती है, यानी इसकी आवृत्ति कितनी होगी? 50 हर्ट्ज। 50 बार प्लस और 50 बार माइनस दोहराएगी। समझ आया कि नहीं आया? इसीलिए हमें झटका भी लगता है करंट, क्योंकि ये बार बार बदलती है ना। अरे करंट लगता है, झटका लगता है ना, ऐसे कांपते हैं ना, वाइब्रेशन होता है ना। लेकिन अगर बैटरी का डिस्ट वोल्टता का झटका लग गया कभी तो वो, क्योंकि वो अपना परिवर्तन करते ही नहीं है, उसमें बस एक साथ ऐसे रह जाएंगे, जो कि प्रत्यावर्ती में। और ये झटका लगने के कारण ही कई बार हम बच भी जाते हैं, जैसे हम छोड़ने की कोशिश करते हैं, विरोध करते हैं, हमारा विरोध और इसका झटके का दिशा दोनों समान होगी तो बच जाएंगे। समझ आ रहा है क्या? ये इसी में होता है। करो, कंप्लीट है।